Hello friends, welcome to our YouTube channel Online Pharma Mantra. Friends, in this video we will discuss about the cellular adaptation. So let us start the video. सबसे पहले हम देखेंगे सेलुलर एडाप्टेशन होता क्या है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है सेलुलर एडाप्टेशन की, उसको हम लोग देखते हैं। रिवर्सिबल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्सेज टू फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। Cellular adaptation is a reversible, functional and structural responses to physiological stresses and some pathological stimuli। तो जब भी कोई आपकी बॉडी में नॉर्मल सेल के ऊपर कोई भी स्टिमुलाई कह सकते हैं, इंजूरियस स्टिमुलाई उसे अफेक्ट करता है तो उस पर स्ट्रेस अराइज होते हैं, और उस स्ट्रेस अराइज होने के बाद सेल अपने आप को एडाप्टेशन फेज की तरफ ले जाती है, जिस फेज जो कि आपकी रिवर्सिबल फेज है, जिसमें उसकी फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी में चेंजेज आते हैं, और इन चेंजेज की वजह से वो अपने आप को एक नई स्टडी स्टेट अचीव कर लेती है। वो सेल यह स्टडी स्टेट उसे अलाउ करती है कि कंटिन्यू सर्वाइव करे उस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में। तो कहने का मतलब कि सेलुलर एडाप्टेशन में जो भी रिवर्सिबल, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं किसी भी स्ट्रेस के आने पर, चाहे वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो चाहे कोई पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई हो, तो उसके बाद सेल अपने आप को एक नई स्टडी स्टेट अचीव कर लेती है, जो स्टडी स्टेट उसे अलाउ करती है कि उस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में खुद को सरवाइव कर सके। तो चलते हैं, देखते हैं सेलुलर एडाप्टेशन के टाइप्स कितने होते हैं। बेसिकली 4 टाइप के सेलुलर एडाप्टेशन देखने को मिलते हैं जब भी कोई स्ट्रेस आता है। तो सबसे पहले एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लाजिया और मेटाप्लाजिया। ये बेसिकली 4 टाइप के एडाप्टेशन सेल में देखने को मिलते हैं, और हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आप एट्रोफी के बारे में देखेंगे। एट्रोफी, ए मतलब अगर नाम से देखा जाए तो ए मतलब एब्सेंट हो जाएगा, और ट्रॉफिक मतलब ग्रोथ होता है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ एब्सेंट हो रही है। ग्रोथ एब्सेंट हो रही है मतलब डिक्रीज सेल साइज एंड फंक्शनल एबिलिटी। इसमें सेल की साइज डिक्रीज होगी, सेल की साइज कम होगी और फंक्शनल एबिलिटी भी कम होगी। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं, जैसे नॉर्मल सेल है, देखिए इसकी साइज बड़ी है, और यहाँ पे जब सेल एट्रोफी कंडीशन में गई है तो इसकी साइज छोटी हो गई है। बट इसमें नंबर ऑफ सेल्स का कोई रोल नहीं है, नंबर ऑफ सेल्स जैसे कि तैसे ही रहेंगी। जैसे यहाँ 4 सेल्स है तो यहाँ भी 4 सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ उसकी जो सेल है उसकी साइज में चेंजेस आएगा। मैकेनिज्म कैसे होती है इसकी? डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन। जब अदर तरह के इसमें वेरियस टाइप के स्टिमुलाई जब स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट जनरेट करते हैं तो उस समय क्या होता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है, और इसके साथ साथ प्रोटीन का डिग्रेडेशन भी तेजी से होता है। प्रोटीन टूटेगा, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है, सिंथेसिस कम होगी, जिसकी वजह से सेल्स की साइज छोटी होती रहती है, और आपके बॉडी ऑर्गन्स में जहाँ पे इस टाइप का इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो ऑर्गन्स भी छोटे होंगे, नॉर्मल ऑर्गन्स। तो कॉजेज में देखते हैं हम लोग। काजेज में 2 टाइप के काजेज हम लोग देखेंगे, या तो फिजियोलॉजिकल काजेज हो सकते हैं या तो कोई पैथोलॉजिकल काजेज हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल काजेज जो कि आपको जिसके बारे में हम लोगों ने देखा फंक्शनल काजेज। फंक्शनल काजेज में देख रहे हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल देखिए, पोस्ट मीनोपॉज। पोस्ट मीनोपॉज क्या होता है? पोस्ट मीनोपॉज वो स्टेज होती है जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में आना बंद कर देती है, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में आनी बंद हो जाती है जिस एज में, तो उस एज के बाद हम लोग उसे पोस्ट मीनोपॉज की एज बोलते हैं। जैसे नॉर्मली 45 के एबव की फीमेल्स में ये स्टेज देखने को मिलती है। तो इस स्टेज में क्या होता है, यूट्रस का साइज और ब्रेस्ट का साइज फीमेल्स में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। यूट्रस और ब्रेस्ट का साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। दूसरी
एट्रोफी ऑफ ब्रेन विथ एजिंग। ब्रेन में एट्रोफी देखने को मिलती है कब? जब आप एक उम्र का पड़ाव क्रॉस कर लेते हो तो ब्रेन में एट्रोफी देखने को मिलती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उस तरह से उसको हम लोग देखते हैं फ्लो डायग्राम के थ्रू। जैसे ये नॉर्मल ब्रेन है, एज के साथ, बढ़ती हुई उम्र के साथ इस ब्रेन में क्या होगा? डिक्रीज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इस ब्रेन का डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि इसमें श्रिंकेज होते हैं, सिकुड़ा होता है, श्रिंक होकर सेरिब्रल कॉर्टेक्स डिक्रीज हो जाते हैं। और जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स डिक्रीज होंगे तो डिक्रीज न्यूक्लियस बेसिलिस ऑफ मेनर्ड, न्यूक्लियस बेसिलिस ऑफ मेनर्ड भी डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स डैमेज करेंगे। और न्यूरॉन्स डैमेज करेंगे तो एक न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ सीक्रेट होता है उस उम्र में ज़्यादातर, वो नॉर्मली न्यूरॉन से सीक्रेट होता रहता है, जिसको लोग एसिटाइल कोलिन बोलते हैं। एसिटाइल कोलिन एक कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है और एक कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर का सीक्रेशन भी कम हो जाएगा क्योंकि आपके न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं। न्यूरॉन डैमेज होने की वजह से ये एसिटाइल कोलिन का सीक्रेशन कम हो रहा है, जो कि मेमोरी के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस कंडीशन में मेमोरी भी लॉस होने लगती है, मेमोरी कम होने लगती है, याददाश्त की क्षमता, याद करने की क्षमता कम होती है। ये आप देखेंगे ज़्यादातर एक ओल्ड एज के पर्सन में बहुत देखने को मिलता है कि उनको कोई बात बहुत जल्दी याद नहीं आती है, जिसको हम लोग सेनाइल डिमेंशिया बोलते हैं या तो अल्जाइमर डिजीज बोलते हैं। इस समय मोस्टली पीपल्स जो कि 50 प्लस के होते हैं उसमें ये डिजीज देखने को मिलती है, अल्जाइमर डिजीज। तो अब हम एट्रोफी का दूसरा काजेज देखेंगे, पैथोलॉजिकल काजेज। पैथोलॉजिकल काजेज में पहला एग्जांपल है आपका डिसयूज एट्रोफी और डिक्रीज वर्कलोड। जैसे हम किसी ऑर्गन का यूज कम कर रहे हैं, उस ऑर्गन को यूज कर नहीं रहे हैं, उसका वर्कलोड उसे नहीं दे रहे हैं, काम नहीं दे रहे हैं, तो ऑर्गन में भी एट्रोफी देखने को मिलती है। जैसे आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो हॉस्पिटल में आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आपके हाथ में मान लीजिए प्लास्टर लगा है, तो जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हो तो उस समय जब प्लास्टर खोला जाता है तो उस समय महीनों से वो हाथ किसी काम का लायक रहता नहीं है। तो एक महीने के बाद जब वो प्लास्टर खोलने के बाद आपको देखने को मिलता है कि वो हाथ नॉर्मल हाथ की अपेक्षा कुछ पतला हो रहा है, तो उसमें भी सेल साइज डिक्रीज होती है, मतलब एट्रोफी देखने को मिलती है। दूसरा क्या है? जैसे न्यूरोपैथिक एट्रोफी। न्यूरोपैथिक एट्रोफी मतलब जहाँ से आपका उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे किसी पर्सन को पोलियो वायरस अफेक्ट कर रहा है, तो पोलियो वायरस अफेक्ट करता है, उसके एंटीरियर हॉर्न, स्पाइनल कार्ड के एंटीरियर हॉर्न को ब्लॉक कर देता है। स्पाइनल कार्ड के एंटीरियर हॉर्न के ब्लॉकिंग होने के बाद उसके अंदर, उसकी मसल्स के अंदर, स्केलेटल मसल के अंदर जो वॉलंटरी मूवमेंट होती है, वो हाथ का वॉलंटरी मूवमेंट कम हो जाती है, लॉस हो जाती है। वॉलंटरी मूवमेंट लॉस होने की वजह से भी एट्रोफी होती है। वो अपनी जैसे पोलियो में, जैसे आपके पैर में पोलियो हुआ तो पोलियो होने के बाद पैर को आप ज़्यादा हिला डुला नहीं सकते, वॉलंटरी मूवमेंट अपनी इच्छा के अनुसार मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो ऑर्गन बेकार बिना काम के पड़ा रहता है। तो कुछ दिन बाद वो पतला होने लगता है, उसकी सेल साइज कम होने लगती है और इस टाइप की एट्रोफी देखने को मिलती है। अब अगला टाइप हम लोग देखेंगे एडाप्टेशन का, जिसको हम लोग हाइपरट्रॉफी कहते हैं। हाइपर मीन्स इंक्रीज, ट्रॉफी मीन्स ग्रोथ। यहाँ पे सेल की ग्रोथ इंक्रीज होगी या सेल साइज इंक्रीज होगा। सेल साइज इंक्रीज होने के साथ साथ सेल का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा, उसकी खुद की फंक्शनल एबिलिटी भी इंक्रीज होगी। जैसे ये नॉर्मल सेल है, देख लीजिए यहाँ पे नॉर्मल सेल, और ये हाइपरट्रॉफिक सेल है। हाइपरट्रॉफिक कंडीशन में ये सेल नॉर्मल सेल से इंक्रीज कर जा रही है। बट रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दिस, इन हाइपरट्रॉफी देयर इज नो इंक्रीमेंट ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स, मतलब सेल की नंबर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे सेल आप देख रहे हैं, यहाँ पे जितने नंबर है सेल के, यहाँ भी उतने ही नंबर हैं, बस सेल की साइज और उसका मास बढ़ा है। इसमें क्या होता है, सेल की साइज और मास बढ़ने में उसके अंदर इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स भी बढ़ जाते हैं। ये सेल इस टाइप के हाइपरट्रॉफी मीडिएटेड बाय साइटोकाइनिन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर्स
अदर्स ट्रॉपिक स्टिमुलाई, साइटोकाइनिन, ग्रोथ फैक्टर और अदर्स ट्रॉपिक स्टिमुलाई, ये सब जब एक्सेसिव स्ट्रेस मिलता है, स्ट्रेस की कंडीशन जब अराइज होती है तो स्ट्रेस के बाद ये सारे एक्टिवेट होते हैं। ये सारे फैक्टर्स एक्टिवेट होकर सेल में जीन का एक्सप्रेशन करवाते हैं। जीन का एक्सप्रेशन बढ़ा देंगे, जीन का एक्सप्रेशन बढ़ेगा तो सेल की प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब सेल की प्रोटीन सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो इसका मतलब उसके इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स में भी वृद्धि होगी, मतलब सेल अपना मास भी चेंज करेगी, सेल अपना मास भी बढ़ाएगी। अब इसके काजेज देख लेते हैं। फिजियोलॉजिकल काजेज में जैसे यूट्रस डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल काजेज में स्टिमुलेशन ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, जैसे इंडोक्राइन या हार्मोनल स्टिमुलेशन जब होता है तो उस समय क्या होता है। हार्मोनल स्टिमुलेशन का एक एग्जांपल है जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में यूट्रस का डेवलपमेंट होना, ब्रेस्ट साइज बढ़ जाना, प्यूबर्टी ग्रोथ, जब फीमेल्स में प्यूबर्टी की ग्रोथ होती है, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की ग्रोथ होती है, उस समय काफ़ी सारे एस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स वगैरह फीमेल्स में ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो उन हार्मोनों के एक्टिवेट होने की वजह से उनकी ब्रेस्ट का साइज नॉर्मल साइज से बढ़ जाता है। साथ साथ यूट्रस का डेवलपमेंट प्रेगनेंसी में भी होता है। दूसरे काजेज में देखते हैं कि और कुछ चीज़ें, कभी कभी मैकेनिकल डिमांड, जैसे मैकेनिकल डिमांड आपकी बढ़ रही है बॉडी की, तो भाई बॉडी हाइपरट्रॉफिक कंडीशन में जाएगी। जैसे मैकेनिकल डिमांड में आपका एक काजेज, फिजियोलॉजिकल काजेज में देखिए मसल्स ऑफ वेट लिफ्टर, मतलब जो जिम जाते हैं, जिम करते हैं, उस टाइप के पर्सन की मसल्स बढ़ी हुई दिखती है अदर देन दूसरे पर्सन के आगे, दूसरे पर्सन की अपेक्षा उनकी मसल्स ज़्यादा बढ़ी हुई लगती है। उसका कारण यह है कि जब वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो मसल्स में नंबर तो बढ़ नहीं रहा है, मसल की साइज ही बढ़ रही है। साइज बढ़ेगी तो उसका मास बढ़ेगा, मास बढ़ रहा है तो मसल वहाँ एक्युमुलेशन की वजह से मसल ज़्यादा बढ़ती जाती है और इसकी वजह से वहाँ पे मसल उनकी बड़ी होती है और मसल की सेल्स ज़्यादा बढ़ती हैं वहाँ पे। दूसरा पैथोलॉजिकल काजेज, इंक्रीज कार्डियक मसल इन हाइपरटेंशन। कार्डियक मसल के साथ भी वही होता है सेम, कि जब सेल को एक्स्ट्रा वर्कलोड मिल रहा है, जैसे मसल्स में एक्स्ट्रा वर्कलोड, आप ज़्यादा काम मेहनत कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा वर्कलोड मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा वर्कलोड को अडॉप्ट करने के लिए वहाँ पे मसल्स ग्रोथ करती है। उसी तरह पैथोलॉजिक कंडीशन में आपकी कार्डियक मसल के साथ भी सेम वही होता है कि जब आप एक्स्ट्रा वर्कलोड कर रहे हो तो हार्ट की पंपिंग रेट बढ़ जाती है, पंप करने में ब्लड की पंपिंग बढ़ेगी, ब्लड की पंपिंग बढ़ेगी तो आपकी बॉडी हाइपरटेंशन की कंडीशन में जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर ये बहुत जल्दी देखने को मिलता है, जिससे कार्डियक मसल का इंक्रीमेंट होता है और इन हाइपरटेंशन के अंदर आपका पैथोलॉजिक कंडीशन देखने को ज़्यादा मिलती है। तो ये हो गया आपका एट्रोफी और हाइपरट्रॉफी। तो हम देखेंगे हाइपरप्लेजिया क्या होता है। हाइपरप्लेजिया में सेल्स के नंबर्स इंक्रीज करते हैं, सेल की ध्यान रखिएगा, सेल की साइज में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, सेल के सिर्फ नंबर इंक्रीज करते हैं। जैसे एक नॉर्मल सेल है, यहाँ पे सेल के नंबर्स कम हैं, बट ये हाइपरप्लेजिया की कंडीशन में ये सेल आ गई है तो इसके सेल नंबर इंक्रीज कर चुके हैं। अब आपको बता दें कुछ चीज़ें बॉडी में एक्सेप्शन होती हैं जहाँ पे हाइपरप्लेजिया नहीं देखने को मिलती है, जैसे नर्व सेल, कार्डियक सेल, आपकी स्केलेटल मसल, इन सब में हाइपरप्लेजिया नहीं देखने को मिलती है। हाइपरप्लेजिया मीडिएटेड बाय ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइनिन, अदर ट्रॉपिक हार्मोन्स। ये कैसे मीडिएट होती है? ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइन और अदर ट्रॉपिक हार्मोन स्टिमुलाई से। ये सब क्या करते हैं, इसको जब कोई स्ट्रेस आता है तो ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट होके एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग जीन का एक्सप्रेशन करने लगते हैं, जिसको हम लोग प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स की वजह से डीएनए की सिंथेसिस इंक्रीज होती है और सेल डिवीजन बढ़ जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे हम लोग कि क्या क्या काजेज हैं। फिजियोलॉजिकल काजेज में देखेंगे, फिजियोलॉजिकल काजेज इसके दो टाइप के होते हैं, कंपनसेटरी और हार्मोनल। कंपनसेटरी फिजियोलॉजिकल काजेज में देखेंगे आफ्टर पार्शियल हिपेटेक्टोमी,
आफ्टर पार्शियल हिपैटेक्टोमी में, जैसे कि हम किसी लीवर, कोई लीवर है, लीवर का कोई टुकड़ा एक काट लिए, काट के निकाल दिए। अब कुछ देर बाद देखेंगे, कुछ दिनों में धीरे धीरे देखेंगे जो लीवर है वो लीवर फिर से उस टुकड़े इतना अपने आप को रिकवर कर लेता है, उसकी सेल्स, इसका मतलब नंबर ऑफ सेल्स उसमें इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर से वो लीवर अपनी पहले की अवस्था में आ जाता है। दूसरा हार्मोनल स्टिमुलेंट में जैसे ब्रेस्ट की साइज का डेवलपमेंट होता है फीमेल्स में, जब उनकी प्यूबर्टी के टाइम पे ब्रेस्ट इंक्रीज होना, ब्रेस्ट की साइज इंक्रीज होना। दूसरा यूटेरस की साइज का डेवलपमेंट होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। इन दोनों कंडीशन में हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों एक साथ देखने को मिलती है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते हैं और साइज ऑफ सेल्स भी बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरी चीज कि पैथोलॉजिकल काजेज क्या है इसके। पैथोलॉजिकल काजेज में पहला एग्जांपल आपका प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, एक मेल में देखने को मिलती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो मेल में पाई जाती है, इसका इनलार्जमेंट हो जाना है, बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो मेल सेक्स हार्मोन जिसे बोलते हैं। मेल सेक्स हार्मोन अल्फा 5 अल्फा रिडक्टेट की प्रेजेंस में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट करने के लिए। ये चीज़ें ज़्यादातर मोर देन 50 का जब पर्सन हो जाता है, 50 की एज से ऊपर का पर्सन हो जाता है, तब ये चीज़ें देखने को मिलती है कि उसकी प्रोस्टेट में इनलार्जमेंट होता है। और जब प्रोस्टेट में इनलार्जमेंट होता है तो उसका यूरेथ्रा कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, मतलब यूरेथ्रा की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसे यूरिन एक्सक्रीट करने में प्रॉब्लम होगी, पेन होगी। ये सब देखने को मिलता है एक 50+ के एज में ज़्यादातर। अब दूसरा एग्जांपल है हाइपरप्लेजिया इन इंडोमेट्रियम। वुमेन्स की इंडोमेट्रियम में हाइपरप्लेजिया देखने को मिलती है, जिसे हम इंडोमेट्रोसिस बोलते हैं। इंडोमेट्रोसिस में दो टाइप के है। इंडोमेट्रोसिस में जैसे कि किसी फीमेल में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब ब्लीडिंग फेज चलती है तो उस समय उसे काफ़ी पेन होता है, क्रोनिक पेल्विक पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसे क्रोनिकली बहुत ज़्यादा पेन होना, या तो पेन इंटरकोर्स के टाइम पेन होना, पेन का इंटरकोर्स के टाइम पे होना। तो ये सब चीज़ें मोर देन 70% फीमेल्स में देखने को मिलती है कि उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पेन होती है या तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन होती है। अब हम लोग देखेंगे मेटाप्लेजिया के बारे में। मेटाप्लेजिया क्या है? रिवर्सिबल चेंजेस इन वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर। ये एक रिवर्सिबल चेंज है, एक टाइप की सेल दूसरे टाइप की सेल में कन्वर्ट होती है। किस वजह से? किसी इरिटेशन के रिस्पॉन्स में, किसी इरिटेशन की वजह से। जब कोई इरिटेशन आता है तो सेल में, तो सेल इरिटेट होकर अपना फॉर्म ही चेंज कर लेती है, अपना रूप ही चेंज कर लेती है। जैसे यहाँ पे स्क्वामस टिश्यू है, स्क्वामस टिश्यू ट्रांसफॉर्म होकर कोलुमिनार टिश्यू में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। जब किसी इरिटेटेड टिश्यू की स्टेम सेल कन्वर्ट करती है अपने आप को दूसरे टाइप की सेल में। वो क्यों? किसकी प्रेजेंस में? इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर एंड अदर साइटोकाइन। जब कोई उसे इरिटेटिव स्ट्रेस आता है उस सेल पे, तो वो अपने आप को इरिटेटेड टिश्यू की सेल कन्वर्ट कर लेती है, अपने आप को दूसरे फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अडॉप्ट करने के लिए दूसरी टाइप की सेल में अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है, जहाँ वो कंफर्ट फील करती है, और इससे उसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल इसका जैसे कोलुमिनार मेटाप्लाजिया बैरेट इसोफेगस में देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा। बैरेट इसोफेगस, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर है इसोफेगस और स्टमक का स्ट्रक्चर है। जो इसोफेगस की बेसल लाइन है वहाँ पे देखिए स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं, और स्टमक की अपर लाइन में कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन होता रहता है, और गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन होता है तो कोलुमिनार एपिथेलियम की प्रॉपर्टी होती है कि वो म्यूसिन का सिक्रीशन करती है। म्यूसिन एक प्रोटेक्टिव सिक्रीशन होता है जो कि एचसीएल से प्रोटेक्ट करता है इसकी म्यूकस लेयर को, वहाँ पे इरिटेशन ना हो पाए या कोई शोर ना क्रिएट हो पाए। तो
जब एसिड का रिफ्लक्स होता है, एसिड ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो उस टाइम स्क्वायमस इपिथेलियम अपने आप को कन्वर्ट कर देता है कोलुमिनार इपिथेलियम में, क्योंकि कोलुमिनार इपिथेलियम ज़्यादा इफिशियंट होता है एसिड से प्रोटेक्शन करने में देन द स्क्वायमस इपिथेलियम। यहाँ पे देखिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस इपिथेलियम गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स जब हो रहा है तो उस समय अपने आप को इंटेस्टिनल कोलुमिनार इपिथेलियम में कन्वर्ट कर ले रहा है। इसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर या डिजीज। तो उसमें क्या होता है, उसमें बैरेट इसोफेगस देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। बैरेट इसोफेगस की ये प्रक्रिया पूरी देखने को मिलती है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस तुरंत चेंज कर लेता है कोलुमिनार इपिथेलियम में। दूसरा एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट अगर कोई व्यक्ति क्रोनिक स्मोकर है, लंबे समय से वो स्मोकिंग कर रहा है, तो उसके जो सीडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमिनार इपिथेलियम है वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्क्वायमस इपिथेलियम में, क्योंकि उसके जो सीलिया लेयर होती है, सीलिया लेयर खत्म होकर स्क्वायमस इपिथेलियम में कन्वर्ट कर लेती है। तो ये आपका मेटाप्लेजिया का एग्जांपल हो गया। तो मेटाप्लेजिया में कोलुमिनार मेटाप्लेजिया और स्क्वायमस मेटाप्लेजिया के बारे में हम लोगों ने देखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।